अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में इस ड्रामे में आने वाले वाक़यात के बारे में तज्ज़िया किया जाएगा, क्योंकि आने वाली चंद किस्तों में कहानी इन 3 अहम मौज़ूआत के गिर्द घूमेगी, जिनमें से एक प्रिंसेस रोज़ की सुल्तान फातिह से शादी है और उसके बाद गुलशा खातून का रिएक्शन है, और कुछ अहम वाक़यात विलाद और मलका कैटरीना के हवाले से हम आने वाली किस्तों में देखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, तीसरा बहुत बड़ा सिनेरियो हंगरी के किंग मैथियास के हवाले से आने वाला है। हंगरी का किंग मैथियास वही शख्स था जिसने बलगरात की जंग, जो कि 1456 ईस्वी में हुई थी, तब से लेकर 1470 ईस्वी तक उस्मानियों का दाखिला अपने इलाके की तरफ रोके रखा। और तारीख में किंग मैथियास की ब्लैक आर्मी बहुत मशहूर थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हंगरी की ब्लैक आर्मी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करती हूँ प्रिंसेस रोज से, जिसने दरबार में दोनों बार इंतहाई शानदार और रौबदार अंदाज में एंट्री दी। पहली बार जब वो दरबार में आई तो उसके अंदाज में एक ऐसा एहतराम था जो जबरदस्ती मनवाया जा रहा हो, लेकिन इसके साथ ही इब्तदा ही से इसकी खुद-एतमादी साफ झलक रही थी। और उसकी यही खुद-एतमादी हरम में दाखिले के वक्त भी मौजूद थी, और यही वो चीज थी जिसकी गुलशा को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। और प्रिंसेस रोज की इम्पोजिंग पर्सनैलिटी ने गुलशा को बुरी तरह से खौफजदा कर दिया। ये वो चीज थी जिसकी गुलशा को बिल्कुल तवक्को नहीं थी, क्योंकि उससे पहले तक हरम का माहौल वही कंट्रोल किया करती थी। गुलशा और प्रिंसेस रोज दोनों शाही बैकग्राउंड रखती हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क ये दिखाया गया है कि प्रिंसेस रोज एक तरफ जहां बावकार और हुक्म चलाने वाली शख्सियत है, तो दूसरी तरफ वो गुलशा खातून से ज्यादा समझदार और मौके की नजाकत को समझकर उस हिसाब से बिहेव करने वाली है। और चूंकि वो अपनी कौम की नुमाइंदा है, इसलिए उसे हर हाल में खुद एतमादी भी दिखानी पड़ती है। वैसे भी प्रिंसेस रोज की परवरिश मलका कैटरीना जैसी मजबूत औरत के जेरे साया हुई है। ये बात तो मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि ईसाई शहजादियों की बड़ी अच्छी तरबियत करवाई जाती थी, और वो बहुत बावकार और सुलझी हुई गुफ्तगू करने वाली हुआ करती थी। इसी वजह से उस्मानी सलातीन अपने हरम में किसी न किसी उस्मानी शहजादे से शादी करके उसे जरूर रखा करते थे। इसकी मिसाल पिछली किस्तों में मारा खातून है। तो बहरहाल गुलशा प्रिंसेस रोज को देखते ही खौफजदा हो गई है, और वो इस बात से फिक्रमंद है कि कहीं सुल्तान फातिह एक और शादी न कर ले। बहार इस वक्त दूर है, इसलिए सुल्तान की सारी तवज्जो इस वक्त सिर्फ गुलशा पर है, और वो इसमें किसी को भी पार्टनर नहीं बनाना चाहती। लेकिन जाहिर बात है कि तारीख के खिलाफ तो नहीं चला जा सकता, तो सुल्तान फातिह प्रिंसेस रोज से शादी कर लेंगे। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम किंग मैथियास की ब्लैक आर्मी की तरफ। तो ये यूरोप की इब्तदाई मुस्तकिल और पेशावराना फौजों में से एक थी। और ब्लैक आर्मी किसी वक्ती लश्कर का नाम नहीं था जिसमें इधर उधर से लोग पकड़कर शामिल कर दिए जाते हों, बल्कि ये एक बाकायदा तरबियत याफ्ता और मुकम्मल नज़्म ज़ब्त रखने वाली फौज थी, जिसे बाकायदा तनख्वाह दी जाती थी। इस फौज की खास बात ये थी कि इसमें मुख्तलिफ कौमों के लोग शामिल थे, मसलन हंगरियन, चेक, जर्मन, पोलिश और इटालियन सिपाही एक ही परचम तले लड़ा करते थे। किंग मैथियास की इस ब्लैक आर्मी ने अपने दौर से कहीं आगे ज्यादा सोचते हुए आतशी असलहा, हैंड कैनन और तोप खाने को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया, और इसकी यही जदीद सोच इसे मैदान जंग में बरतरी दिया करती थी। लेकिन ब्लैक आर्मी की ताकत का असल मरकज मजबूत प्यादा फौज थी, जिसे घुड़सवार और तोप खाने की मदद हासिल थी, और मुनज़्ज़म सफबंदी और बरवक्त हमले इस फौज की पहचान थे। और नाज़रीन इकराम, ब्लैक आर्मी को आप लोग सिर्फ एक फौज नहीं कह सकते, बल्कि ये यूरोप के जदीद तरीन अस्करी निज़ाम की बुनियाद रखने वाली फौज थी। यानी कि आप इन्हें यूरोप की यनीचरी कह सकते हैं। इन्हें ब्लैक आर्मी क्यों कहा जाता था? तो नाज़रीन इकराम, ब्लैक आर्मी के सिपाही स्याह फौलादी ज़िरहे पहना करते थे, और ये लिबास हिफाजत नहीं बल्कि एक नफ्सियाती हथियार था, क्योंकि स्याह रंग खामोशी और दुश्मन के लिए खालिस खौफ की अलामत था। लेकिन इस फौज की खामी यही थी कि इनका यही फौलादी लिबास जंग में नकलो हरकत के दौरान इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता। इनकी निस्बत उस्मानी यनीचरियों का लिबास हल्का, ढीला और प्रैक्टिकल था, क्योंकि उस्मानी फौज में ज़रा हल्की रखी जाती थी ताकि रफ्तार और हरकत बरकरार रहे और फौज तेजी से मूव कर सके। तो ज्यादातर यही हुआ करता था कि ब्लैक आर्मी मैदान में एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी होती, जबकि उस्मानी सिपाही सैलाब की तरह हरकत करते, इसे घेरते और इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते। 1456 में बलगरात के मुहासरे में सुल्तान फातिह की शिकस्त की बहुत बड़ी वजह यही ब्लैक आर्मी थी, और यूरोप में सिर्फ इसी फौज को उस्मानी यनीचरी अपने बराबर के मुकाबले का समझा करते थे। तो नाज़रीन इकराम, अब देखना बाकी है कि सुल्तान फातिह सीरीज में इस ब्लैक आर्मी की एंट्री किस तरह करवाई जाती है। आप में से जो लोग तुर्की के तारीखी ड्रामों में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने बल्कान का नाम बहुत बार सुना होगा,
और ये बात कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है कि कभी हम बल्कान का नाम सुनते हैं, कभी बोस्निया का, कभी वलाकिया का, तो ये आखिर ये इलाके हैं कहाँ। तो नाज़रीन इकराम, बल्कान जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ एक जजीरा नुमा खिता है जिसे जजीरा नुमा बल्कान कहा जाता है। ये इलाका ज़्यादातर पहाड़ी है और इसके गिर्द एड्रियाटिक, आयोनियन, मेडिटरेनियन, एजियन और बहेरा अस्वद वाक़ हैं। और बल्कान दरअसल 8 बड़े खितों पर मुश्तमिल था, जिनमें अल्बानिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, बल्गारिया, यूनान, कोसोवो, शुमाली मकदूनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल है। इसके अलावा रोमानिया और सिल्वानिया भी जोग्राफियाई तौर पर बल्कान में वाक़ हैं। और इन 8 खित्तों में से 6 को सुल्तान फातेह के दौर में फतह किया गया, जबकि बाकी 2 खित्ते सुल्तान मुराद अव्वल और सुल्तान बायज़ीद यिल्दिरम के ज़माने में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बने। और यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सुल्तान मुराद अव्वल ही वो हुक्मरान थे जिन्होंने बल्कान के दरवाजे खोले और बाद के उस्मानी सलातीन की फतुहात की बुनियाद रखी, क्योंकि 1379 में सुल्तान मुराद अव्वल ने कोसोवो फतह किया, जिससे बल्कान में उस्मानी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। इसी जंग में सुल्तान मुराद अव्वल शहीद हुए और वो पहले उस्मानी सुल्तान थे जो शहादत के दर्जे पर फायज हुए। जबकि सर्बिया को 1459 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया, बोस्निया 1463 ईस्वी में उस्मानियों के कब्जे में आया, यूनान 1458 से 1460 के दरमियान फतह किया गया। और अगर बल्गारिया की बात करें तो सुल्तान मुराद अव्वल ने इस पर कई हमले किए और बल्गारियों को बुरी तरह कमजोर किया, लेकिन मुकम्मल कब्जा सुल्तान बायज़ीद यिल्दिरम ने 1396 ईस्वी में हासिल किया। इसके अलावा शुमाली मकदूनिया पर मुकम्मल कंट्रोल सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में कायम हुआ, जबकि अल्बानिया पर भी मुकम्मल कब्जा 1478 से 1479 ईस्वी के दरमियान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हासिल किया। जहाँ तक मोंटेनेग्रो का ताल्लुक है तो उस्मानी सल्तनत कभी भी इस पर मुकम्मल तौर पर काबिज ना हो सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के दुश्वार गुजार पहाड़ थे। ये इलाका ज़्यादातर खुद मुख्तार था और अगरचे ये 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानियों के ज़ेरे असर रहा, लेकिन यहाँ मुस्तकिल उस्मानी इक़्तिदार कायम ना हो सका। मुख्तसरन ये कि बल्कान में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद सुल्तान मुराद अव्वल ने रखी, लेकिन पूरे बल्कान की फाइनल फतह सुल्तान फातेह के दौर में मुकम्मल हुई। और ये वो खिता था जहाँ सुल्तान फातेह ने बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा किया। अब रह गया नाज़रीन इकराम वलाकिया, जो आज के रोमानिया का एक इलाका है। तो 1462 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने व्लाद ड्रैकुला के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी खुद मुख्तारी खत्म कर दी और अपनी पसंद के हुक्मरान रादू को तख्त पर बिठाया। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक अफसोसनाक हकीकत ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये अजीम उस्मानी सल्तनत ज़वाल के आखिरी मरहले में थी तो बल्कान की जंगें, जो कि 1912 से 1913 ईस्वी के दरमियान हुई, तो इस 20वीं सदी के आगाज में ये तमाम रियासतें उस्मानी सल्तनत से आज़ाद हो गई थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तारीख आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोग ये ड्रामा सीरीज़ देखते हुए कंफ्यूज ना हो। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।